सो हेलो एवरीवन, यदि आप भी सीटेट एग्जाम पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं सचिन सर के द्वारा तैयार किया गया हिंदी का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो कि आपके सीटेट एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। है दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत होता है। देखिए, तत्सम और तद्भव शब्द किसे कहते हैं, आशा करते हैं आप जरूर जानते होंगे। देखिए, लुनाई जो है, लुनाई का जो तत्सम होता है वो लवण्यता होता है, तो ये बिल्कुल सही है। लौंग का लवंग होता है जो कि तत्सम तद्भव का दोनों मेल सही है। लेकिन ऑप्शन सी में देखिएगा तो आंत का अनंत नहीं होता है, और हमसे यही पूछा गया है कि कौन सा तत्सम और तद्भव का मेल गलत है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, आंत और अंत का जो मेल है ये सही नहीं है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 19 को देख लीजिए कि भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। देखिए, भाषा शिक्षण की पद्धति किंडरगार्टन भी होता है, मॉन्टेसरी भी होता है और ड्रैकाली भी होता है, लेकिन अभिक्रमित अनुदेशन नहीं होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, अभिक्रमित अनुदेशन। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिए। क्वेश्चन 20 काफ़ी ही ज़्यादा सिंपल है। कहता है कि भाषा का प्राथमिक रूप कौन सा होता है, यानी भाषा का जो सबसे पहला रूप होता है वो कौन सा होता है। आप सभी को इस क्वेश्चन के माध्यम से बताना होगा। देखिए, अपनी बातों को दूसरे के सामने प्रकट करना और दूसरे के बातों को समझना ही भाषा कहलाता है। और ये भाषा के 3 प्रकार होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा, जिसमें भाषा का प्राथमिक जो रूप होता है वो सांकेतिक भाषा होता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी सांकेतिक भाषा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 21 को देख लीजिए कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। आप सभी को बता दें कि ऐसे तो संज्ञा के पूरे 5 भेद होते हैं, लेकिन व्युत्पत्ति के आधार पर पूछा जाएगा तो 3 हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 22 को देख लीजिए। क्वेश्चन 22 काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि त्र, ज्ञ और छ क्या है। देखिए, त्र, ज्ञ और जो अक्ष होता है ये संयुक्त वर्ण होते हैं जो कि व्यंजन वर्ण में ही पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संयुक्त वर्ण। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 23 को देख लीजिए। क्वेश्चन 23 कहता है कि विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। देखिए, विराम चिन्ह के दृष्टिकोण से हमें बताना होगा कि कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध वाक्य है। चलिए ऑप्शन ए से शुरू करते हैं कि हाँ मेरा यही विचार है। देखिए, विराम के दृष्टिकोण से देखें तो पहला आंसर ही हमारा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी हाँ मेरा यही विचार है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 24 को देख लीजिए। क्वेश्चन 24 क्या कहता है, यह वह, इसमें, उसने तथा तुम जैसे शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं। पहला ऑप्शन क्रिया, क्रिया इसमें कोई भी हो रही नहीं हो रही, तो पहले का ऑप्शन गलत हो जाएगा। संज्ञा, संज्ञा हम लोग किसे कहते हैं, तो दुनिया के तमाम चीज़ों को हम लोग संज्ञा कहते हैं, जिसे छू सकते हैं, देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। तो यह वह, इसको ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, तो ये तो संज्ञा होगा नहीं। इसमें कोई भी विशेषता नहीं बताई जा रही है, तो ये विशेषण भी नहीं होगा। देखिए, सर्वनाम की परिभाषा होता है कि जो शब्द किसी संज्ञा के बदले में आए उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। इसलिए क्वेश्चन 24 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, सर्वनाम। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 25 को देख लीजिए। क्वेश्चन 25 कहता है कि प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं आता है। देखिए, भाषाई कौशल के अंतर्गत सुनना, बोलना, लिखना ये सभी आता है, लेकिन हंसना नहीं आता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा जी, हंसना। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 26 को देख लीजिए। कहता है कि महेश्वर में कौन सी संधि हो जाएगी। देखिए, महेश्वर का यदि हम लोग सही संधि विच्छेद करेंगे तो महा जोड़ ईश्वर होगा, और इसमें वृद्धि हो रही है, इसलिए यह वृद्धि संधि हो जाएगी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 27 को देख लीजिए। कहता है कि मैं खाना खा चुका हूँ तब वह आया। यह वाक्य कैसा वाक्य है, तो मैं खाना खा चुका था तब वह आया, तो इसमें संयुक्त क्रिया का मेल हो रहा है, इसीलिए ये मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य हम कह सकते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, संयुक्त वाक्य। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 28 को देखिए कि निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक क्रियातार्थ का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। देखिए, अकर्मक क्रिया कौन सा हो जाएगा। पहला ऑप्शन में दिया गया कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है,
इस टब को पानी से भर दो, तो इस टब को, ये तो सर्वनाम बला गया, तो ये अकर्मक क्रियातार्थ होगा नहीं। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, इसमें हम अकर्मक क्रियातार्थ का वाक्य उदाहरण दे सकते हैं। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 29 कहता है कि जिस शब्द के प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो वैसे शब्द जिसको हम किसी भी वाक्य में प्रयोग में लेते हैं उस शब्द को, तो उस वाक्य में उस शब्द का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, बदलाव नहीं होता है, उसे हम लोग अविकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अविकारी शब्द कहते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, अविकारी शब्द। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में अनुस्वार नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख के भी बता सकते हैं, चंबल इसमें अनुस्वार लगा हुआ है, मंगल इसमें भी लगा हुआ है, कहीं इसमें भी लगा हुआ है, लेकिन नहीं में नहीं लगा गया है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नहीं। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि इनमें से कौन सी अयादी संधि है। देखिए निश्चय, अजंत, दृष्टा, इसमें अयादी संधि नहीं है, लेकिन नैन का यदि आप संधि विच्छेद करेंगे तो ने जुड़ अन होता है, जो कि अयादी संधि का उदाहरण होता है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि शिक्षा तभी सार्थक होगी जब, देखिए शिक्षा तभी सार्थक होगी, तो शिक्षा कब सार्थक होगी? जब छात्र पे केंद्रित होगा, क्योंकि नए पाठ्यचर्या 2005 एनसीपी कहता है कि छात्र पे जो शिक्षा होती है वो छात्र केंद्रित होना चाहिए। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा, छात्र केंद्रित हो। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 33 क्या कहता है कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा से दी जाए, यह किनका मानना है। देखिए महात्मा गांधी जो भारत के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, उनका मानना था कि बालक की जो प्रारंभिक यानी शुरुआती शिक्षा होती है वो उसकी मातृभाषा, उसका जो मातृभाषा जो सब्जेक्ट होता है, वो भाषा होता है, उसी से शुरू करना चाहिए। उसके बाद में कहता है कि मुकुंद किसका पर्याय है, यानी मुकुंद जो है ये किसका पर्यायवाची शब्द है। देखिए मुकुंद का मतलब होता है विष्णु, तो विष्णु के साथ क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन 35 को देख लीजिए। क्वेश्चन 35 कहता है कि चोर की दाढ़ी में तीन का मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। देखिए चोर की दाढ़ी में तिनका का मतलब अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना बिल्कुल गलत है। अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, यानी कोई भी अपराधी अपराध कर चुका है और वो आशंका में रहता है, यानी डर की स्थिति बनाए रहता है, तो उसे कहा जाता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। उसके बाद में कहता है कि समष्टि का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा। देखिए समष्टि का होता है बेष्टि, क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि जो एक स्थान पर टिकर नहीं रह सकता है उसके लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा। तो उसे हम लोग कहेंगे यायावार। यायावार का मतलब क्या होता है कि वैसे वस्तु जो एक स्थान पर टिकर नहीं रह सकता है। अगला सवाल काफ़ी ही ज़्यादा सिंपल है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि प्रत्येक 14 सितंबर की बात है जब हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब अगला सवाल क्वेश्चन 39 को देख लीजिए। क्वेश्चन 39 कहता है कि किस रस को रसराज कहा जाता है। देखिए रसराज जो होता है ये श्रृंगार रस को कहा जाता है और यह एक अलंकार होता है ना जी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, श्रृंगार रस। उसके बाद है कि बिहारी के प्रसिद्ध है। बिहारी के क्या है, तो बिहारी के प्रसिद्ध दोहा है। आपके पाठ्य पुस्तक में बताया गया होगा, एनसीईआरटी बुक में यदि आप 7, 8 ये सब का बुक पढ़िएगा तो उसमें हिंदी में दोहा मिलेगा जो बिहारी के काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं। उसके बाद में कि जो अच्छा कुल में उत्पन्न होता है, इस शब्द के लिए एक शब्द क्या होता है। देखिए जो भी व्यक्ति अच्छा कुल में उत्पन्न होता है उसे कुलीन कहते हैं। उसके बाद में कि इनमें से आकाश का सही पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो आकाश का मतलब व्योम होता है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, व्योम। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि अष्ट छाप के कवि कौन से नहीं है। देखिए अष्ट छाप के जो कवि है वो नाभादास नहीं है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, नाभादास। उसके बाद में कहता है कि उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है। देखिए यहाँ से भी हमसे एक अलंकार पूछा गया है, तो उत्साह किस रस का अस्थाई भाव होता है। उत्साह का मतलब होता है वीर लोग में उत्साह होता है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा, वीर। उसके बाद है आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि कौन से थे। तो आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि का नाम अमीर खुसरो था। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा, खुसरो। उसके बाद है कि मुद्री का तत्सम रूप क्या होता है। देखिए मुद्री का मतलब होता है मुद्री का, तो क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, मुद्री का।
और इसके बाद में है कि संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया कौन सी होती है। देखिए संश्लेषण विधि में क्या होता है कि सबसे पहले वर्ण सिखाया जाता है ना, ठीक है। उसके बाद में शब्द सिखाया जाता है और शब्द से वाक्य बनाना सिखाया जाता है। तो यही होता है संश्लेषण विधि। यानी छोटे पहले एक से एक खंड से दूसरे खंड, दूसरे से तीसरे खंड में जो ज्ञान दिया जाता है बच्चों को, इसे ही संश्लेषण विधि कहा जाता है। इसमें सबसे पहले वर्ण, उसके बाद शब्द, उसके बाद वाक्य सिखाया जाता है। उसके बाद में है कि प्रयोजन का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा। तो प्रयोजन का होता है नियोजन। क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। उसके बाद है कि प्रभु जी तब चंदन हम पानी किसका वाक्य है। देखिए प्रभु तुम चंदन हम पानी, यह एक वाक्य है कवि रैदास का। क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी के साथ जाएगा, रैदास। उसके बाद में कहता है कि प्लुत स्वर में कौन सा है। देखिए प्लुत स्वर क्या है, तो ओम है, क्योंकि ओम ऐसा लिखा जाता है ना जी। तो प्लोम जो स्वर है वो ओम हो जाएगा। उसके बाद में है कि आप बीती शब्द में कौन सा समास है। ये काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। और आप बीती में जो समास होता है ये तत्पुरुष समास होता है। उसके बाद में कहता है कि मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया गया। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। इस वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध किया गया है। देखिए यहाँ पे बहुवचन का उपयोग किया गया है कि मेरे लड़के ने, यही आपका अशुद्ध विकल्प का यूज किया गया है। तो क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी के साथ जाएगा, बहुवचन। उसके बाद है कालिंदा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। दोस्तों कालिंदा का मतलब होता है यमुना, चूँकि यमुना नदी का पर्यायवाची शब्द में कालिंदा होता है। जिस प्रकार से गंगा नदी में मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरी ये गंगा का होता है, उसी प्रकार से यमुना का होता है कालिंदी। उसके बाद में कहता है कि हिंदी का पहला पत्र है। देखिए हिंदी का पहला पत्र जो है उसे उदंड मार्तंड कहा जाता है। उसके बाद है कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो वो कवयित्री होता है। तो क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी होगा, कवयित्री। उसके बाद में है कि प्रागैतिहासिक में किसका उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। देखिए प्रागैतिहासिक मतलब क्या होता है कि प्राग जोड़ ऐतिहासिक। तो क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी होगा। और उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है। अगला सवाल कहता है कि इनमें से जातिवाचक संज्ञा के भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण क्या हो जाएगा। देखिए जातिवाचक दानव से अगर भाववाचक में जाएंगे तो दनाता बन जाएगा, बिल्कुल सही है। तो पहला आंसर ही हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बाकी के 3 आंसर को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम आप सभी को सीटेट एग्ज़ाम पेपर के लिए हिंदी का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन को बताए हैं जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम पेपर के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नए होंगे चैनल पे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली हर सीटेट एग्ज़ाम पेपर से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।